Hello everyone, my name is Manoj Kumar Saini and welcome to online e-learning platform Agriculture and GK। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है सोइल की, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है सोइल की। सबसे पहले देखेंगे जो सोइल की जो इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर क्या क्या आता है। उसके अंदर आता है सोइल की जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो क्या होती है। ठीक है, ड्रेनेज क्या होता है, सोइल की डेप्थ क्या होगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, रिएक्शंस, कटायन एक्शन कैपेसिटी एंड लैंडस्केप पोजीशन। ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सोइल का टेक्सचर कि सोइल का जो टेक्सचर होता है वो क्या होता है। ठीक है, द सोइल टेक्सचर रेफर्स टू रिलेटिव proportion of particles or its relative percentage by weight of the three soil separates which are sand, silt and clay। ठीक है, तो सोइल जो टेक्सचर होता है उसका मतलब होता है उसकी संरचना कि वो किस तरह से, जब हम उसको हाथ में लेते हैं तो वो हमको किस तरह से फील होता है। जैसे सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सिल्ट के अलग होते हैं, क्ले के अलग होते हैं। तो वो जो सोइल टेक्सचर होता है तो ये सोइल को तीन अलग अलग कैटेगरीज में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जैसे कि एक हो गया सैंड, एक हो गया सिल्ट और एक हो गया हमारा क्ले। और जो सोइल का जो टेक्सचर होता है उसको हम इजीली उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, उसको लिए इसीलिए इसको एक सोइल की बेसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिए सोइल के तीन टेक्सचर होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, जो मेन है इन तीन में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। ये डिपेंड करता है कि उस सोइल के अंदर सैंड का कितना परसेंटेज है, सिल्ट का कितना परसेंटेज है, क्ले का कितना परसेंटेज है। उसी के अकॉर्डिंग हम सोइल की टेक्सचर को डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोइल साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन सोइल टेक्सचर। यानी कि जो सोइल टेक्सचर है उसके अंदर जो सोइल के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या क्या होंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो साइज है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो क्ले है, क्ले का जो साइज होता है वो होता है हमारा लेस देन 0.002 mm। ठीक है, सिल्ट का जो साइज होगा वो होगा हमारा 0.02 टू 0.02 mm। ठीक है, सैंड का जो साइज होगा वो होगा हमारा 0.02 mm टू 2.0 mm। ठीक है, और ग्रेवल का मोर देन या फिर हम बोल सकते हैं लार्जर देन 2 mm। ठीक है, और जो ये सारा का सारा जो है ना, ये जो आपको साइज दिया है ये हमारे सोइल पार्टिकल्स के डायमीटर का साइज है। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखिए। तो क्ले का हमारा कितना होता है पार्टिकल साइज, लेस देन 0.02 mm। सिल्ट का होता है 0.02 टू 0.02 mm। सैंड होता है हमारा 0.02 mm टू 2 mm। और ग्रेवल है हमारा लार्जर देन 2 mm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूएसडी के, यानी कि यूएस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने सोइल के पार्टिकल्स को कितनी कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, उसका जो डायमीटर है सोइल के पार्टिकल्स का वो हमारे, जो हमारे क्ले पार्टिकल्स होते हैं उसका जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा लेस देन 0.02 mm। ठीक है, सिल्ट का होता है हमारा 0.02 टू 0.02 टू 0.05। और वेरी फाइन सैंड का होता है 0.05 टू 0.10। फाइन सैंड का होता है 0.10 टू 0.25। मीडियम सैंड का होता है 0.25 टू 0.50। कोर्स सैंड का होता है 0.50 टू 1 mm। ठीक है, और वेरी कोर्स सैंड का होता है 1 टू 2 mm। ठीक है, तो ये हमारा ये क्लासिफिकेशन यूएसडीए के अकॉर्डिंग। देखो, अगर आपसे एग्जाम के अंदर डिपार्टमेंट का नाम देके अगर पार्टिकल्स का साइज पूछता कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल का साइज क्या होगा, तो हमको ये वाले पार्टिकल्स के साइज बताने हैं। ठीक है, अगर वो यूएसडी के अकॉर्डिंग पूछता है तो हमको ये वाले बताने हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि जो हमने
हमारी जो FCI AGM की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें हमने काफी डिस्काउंट किया है। ठीक है, जो FCI AGM जो टेक्निकल एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो उसका ऑफर प्राइस है 250, और जो FCI AGM जो जनरल जनरल वाले हैं उनके लिए है ऑफर प्राइस 150 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आपको AGM टेक्निकल में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, एक फ्री डेमो टेस्ट भी मिलेगा, यहाँ पे टॉपिक वाइज कवरेज है। ठीक है, सब कुछ है, और यहाँ पे रैंकिंग वगैरह और डिटेल एनालिसिस और रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, बाकी सब सेम चीजें सेम है, एक्सेप्ट इसके अंदर जो FCI AGM जनरल जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जनरल पोस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे हमने 5 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं और एक फ्री डेमो टेस्ट रखा है। ठीक है, तो आप अभी जाइए ऐप के ऊपर और यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाई ISSS। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना वही चीज है ये। तो क्ले हमारा लेस देन 0.02 mm, सिल्ट हमारा 0.022 0.02 mm, फाइन सैंड 0.022 0.2 mm। ठीक है, कोरस सैंड का है हमारा 0.22 2 mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेक्सचरल क्लासेस की। अब देखो जो टेक्सचरल क्लासेस है इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया, सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल। ठीक है, तो इसमें किसी भी सॉइल के अंदर अगर सैंडी सॉइल का परसेंटेज 85% है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंड का परसेंटेज अगर 85 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल बोलेंगे। अगर किसी सॉइल के अंदर अगर सिल्ट का परसेंटेज 80% है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिल्ट सॉइल बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी सॉइल के अंदर क्ले का परसेंटेज 40% से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्ले सॉइल बोलेंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान में रखना, जो क्ले सॉइल होती है उसके अंदर हाईएस्ट पोर स्पेस पाया जाता है अदर देन अदर सॉइल्स। ठीक है, अदर सॉइल्स के कंपैरिजन में क्ले सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा पोर स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सोइल क्लासेस और उसके टेक्सचरल नेम्स की। ठीक है, कि कितना परसेंट उसके अंदर कितना किस चीज का होता है। ठीक है, अब जो सैंडी सोइल होता है, जो सैंडी सोइल है तो उसके अंदर सैंड का जो पार्टिकल है वो 85 टू 100% होगा, सिल्ट 0 टू 15% होगा, और क्ले 0 टू 10% होगा। ठीक है, लोमी सैंड के अंदर जो सैंड है वो 70 टू 90% होगी, सिल्ट 0 टू 30% होगा, और क्ले 0 टू 15% होगा। सैंडी लोम के अंदर सैंडी लोम के अंदर जो सैंड है वो 43 टू 80% होगा, सिल्ट 0 टू 50% होगा, और क्ले 0 टू 20% हो सकता है। ठीक है, लोम सोइल के अंदर 23 टू 52% हमारी सैंड होगी, सिल्ट होगा हमारा 28 टू 50%, और क्ले होगा हमारा 7 टू 27%। सिल्ट लोम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सैंड है 0 टू 50%, सिल्ट यहाँ पे 50 टू 88%, और क्ले यहाँ पे 0 टू 27%। सिल्ट की बात करें ओनली तो यहाँ पे सैंड 0 टू 20%, और सिल्ट 40 टू 100%, और क्ले होगा यहाँ पे 0 टू 12%। ठीक है, सैंडी क्ले लोम की बात करें तो यहाँ पे जो सिल्ट है वो 0 टू 28% होगा, और जो सैंड है वो 40 टू 80% होगी, और जो क्ले है वो हमारी कितनी होगी, 20 टू 35%। ठीक है, क्ले लोम हमारी कितनी होगी, क्ले लोम के अंदर हमारे पास में सैंड कितना होगा, वो होगा 20 टू 45%। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ठीक है, फिर जो सिल्ट है उसके अंदर होगा हमारे पास में कितना, 15 टू 53%, और जो क्ले है, क्ले के अंदर होगा 27 टू 40%। सिल्ट क्ले लोम, इसके अंदर सैंड है 0 टू 20%। ठीक है, इसके अंदर सिल्ट है 40 टू 73%, और क्ले है 27 टू 40%। सिल्ट क्ले लोम के अंदर 0 टू 20% हमारा क्या आएगा, सैंड, 40 टू 73% सिल्ट, और 27 टू 40% हमारा क्या आएगा, क्ले। फिर बात करें सैंडी क्ले के अंदर सैंड आएगा 45 टू 65%, सिल्ट आएगा 0 टू 20%, और क्ले आएगा 35 टू 45%। ठीक है, सिल्ट क्ले के अंदर सैंड है हमारे पास में 0 टू 20%, सिल्ट है हमारे पास में 40 टू 60%, और क्ले है हमारे पास में 40 टू 60%। ठीक है, फिर बात करें क्ले के अंदर सैंड 0 टू 45%, सिल्ट 0 टू 40%, और क्ले होगा इसके अंदर 40 टू 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोइल स्ट्रक्चर की। ठीक है, सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, जब
सोइल की जो प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स है उनके अरेंजमेंट को या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन को उसके सोइल मास के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि आप क्लोड्स वगैरह देखे होंगे, कई छोटे होते हैं कई बड़े होते हैं, तो वो हमारी किसकी कैटेगरी में आते हैं, सोइल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स है वो उस सोइल क्लाउड के अंदर, उस सोइल ब्लॉक के अंदर किस तरह से अरेंज है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। द सोइल कंडीशंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द वाटर मूवमेंट, हीट ट्रांसफर, एरिएशन एंड पोरोसिटी आर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चर। अब देखो जो सोइल की जो अलग अलग कंडीशन है, जैसे वाटर मूवमेंट हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, एरिएशन हो गया, पोरोसिटी हो गया, ये सब ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सोइल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सोइल स्ट्रक्चर ऑन अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसे कि पोरोसिटी पे भी इसका फर्क पड़ता है, सोइल स्ट्रक्चर टेम्परेचर पे भी पड़ता है, कंसिस्टेंसी पे भी पड़ता है, कलर पे भी पड़ता है, और रूट पेनिट्रेशन पे भी पड़ता है। इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं द रोल ऑफ सोइल स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो सोइल स्ट्रक्चर है उसका प्लांट ग्रोथ के संबंध में क्या रिलेशन है, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सोइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ पोरोसिटी, ठीक है। जो सोइल स्ट्रक्चर होता है उस पे ही हमारी पोरोसिटी क्या होती है, डिपेंड होती है, ठीक है। वो उसको कम भी कर सकता है, उसको ज्यादा भी कर सकता है। द स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन द सोइल, और जो सोइल स्ट्रक्चर होता है वो अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है, एयर कितना प्रेजेंट है सोइल के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर डिपेंडेंट ऑन द सोइल, बट देयर मूवमेंट एंड सर्कुलेशन आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई सोइल स्ट्रक्चर। अब देखो अमाउंट कितना, वो तो डिपेंड करता ही है सोइल स्ट्रक्चर पर, लेकिन अब वो जो एयर और वाटर है उनकी सोइल के अंदर कितनी मूवमेंट हो रही है, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे सोइल स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर जो सोइल स्ट्रक्चर है हमारे टिलेज प्रैक्टिसेस को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे करता है, अब देखो कभी कभी कि हमारा सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड पैन का हो जाता है, हार्ड हो जाती है सोइल, तो जब हम टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। और जो सोइल स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, रन ऑफ और सॉइल इरोजन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे करता है, अब अगर मान लो कि हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो हार्ड है, कॉम्पैक्टेड है, तो जो रन ऑफ वहां से रन ऑफ होगा या फिर रन ऑफ की वजह से इरोजन होगा, वो क्या होगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का कटाव क्या होगा वहां पे, कम होगा, ठीक है। प्लेटी स्ट्रक्चर नॉर्मली हिंडर्स फ्री ड्रेनेज, whereas the spherical sphere like structure granular और क्रम्बी helps in drainage, ठीक है। अगर देखो हमारे जो सोइल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेनुलर होना चाहिए या फिर क्रम्बी होना चाहिए, क्योंकि उसमें ड्रेनेज हमारा क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। क्रॉप्स के लिए भी अच्छा होता है, यानी कि स्फेरिकल शेप में जो स्ट्रक्चर है हमारी सोइल की वो ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू प्लेटी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रम्बी एंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑप्टिमम इन्फिल्ट्रेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरिएशन, ड्रेनेज। इट आल्सो प्रोवाइड्स गुड हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो क्रम्बी और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं वो ऑप्टिमम इन्फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, एरिएशन उनका अच्छा होता है, ड्रेनेज वहां पे अच्छा होता है, और एक गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, और प्लांट्स को वो क्या करते हैं, अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, ठीक है। द सोइल कंसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सोइल एट वेरियस मॉइस्चर कंपोनेंट्स, या फिर मॉइस्चर कंटेंट टू द मैकेनिकल स्ट्रेस और मैनिपुलेशन, ठीक है। तो सोइल कंसिस्टेंसी है, ये क्या होता है, एक तरह का रेसिस्टेंस होता है सोइल का, ठीक है, जो अलग अलग मॉइस्चर लेवल पे क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ठीक है, इट कंबाइंस बोथ। अब देखो इसके अंदर कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस दोनों होते हैं, ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमारे सोइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि अब कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि सोइल रीशेप होगी या फिर उसका रप्चर हो जाएगा, वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जब दो सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जब दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के अंदर आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि हम सोइल में कितना काम करें ताकि वो क्या हो, एक्सपेंड तो हो, लेकिन उसके अंदर
कोई भी रप्चरिंग ना हो, कोई भी परमानेंट रप्चर ना हो, वो परमानेंट डिफॉर्म ना हो। तो इसको देख लेते हैं एक बार। द प्लास्टिसिटी इज द डिग्री टू विच ए रिवर्क्ड सोइल कैन बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड विदाउट रप्चरिंग, यानी कि हम क्या करें, सोइल को परमानेंटली डिफॉर्म करना है, लेकिन उसके अंदर रप्चर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। द प्लास्टिसिटी इज इवेल्युएटेड बाय फॉर्मिंग ए रोल वायर ऑफ सोइल दैट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, सोइल सोइल लेते हैं, ठीक है, उसको गीला करते हैं, ठीक है, गीला करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका एक रोल बनाते हैं, वायर बनाते हैं, कितना सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। अगर 4 सेंटीमीटर तक अगर वो विदाउट एनी ब्रेकिंग ब्रेकिंग अगर वो वायर बन जाता है, रोल बन जाता है, तो हमारी सॉइल के अंदर क्या है, प्लास्टिसिटी है। अगर वो उससे पहले ही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब प्लास्टिसिटी हमारे सॉइल के अंदर बहुत ही कम होती है, ठीक है। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ ए सॉइल, ठीक है। और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ये हमारे प्लास्टिसिटी, सॉइल की प्लास्टिसिटी को मेजर करने का एक मेथड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल्स एंड पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, पार्टिकल डेंसिटी क्या है, ये सब हम देखने वाले। बल्क डेंसिटी क्या है ये देखते हैं। पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड पार्टिकल डेंसिटी, यानी कि जो किसी हमारे जो सॉलिड है उसका पर यूनिट वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। या तो यहाँ पे हमारे पास में जो वेट है वो हमारा किसका आएगा, सॉलिड का आएगा, सॉलिड पार्टिकल्स का आएगा, ठीक है। और उसकी वॉल्यूम जो होगी वो आएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। और जनरली जो पार्टिकल डेंसिटी है नॉर्मल सॉइल्स के लिए, वो कितनी होती है हमारी, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जनरली जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। द पार्टिकल डेंसिटी इज हायर इफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हैवी मिनरल्स सच एज मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड हेमाटाइट आर प्रेजेंट इन द सोइल, ठीक है। अगर अगर सोइल के अंदर हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी मिनरल पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब वो हैवी मिनरल्स क्या क्या हो सकते हैं, मैग्नेटाइट हो सकता है, लिमोनाइट हो सकता है, हेमाटाइट हो सकता है, जो कि हमारे सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पार्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रू डेंसिटी, ठीक है। पार्टिकल डेंसिटी को हम ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं, यानी कि वास्तविक घनत्व भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेक्सचरल क्लासेस और पार्टिकल डेंसिटी की। तो आपने जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो अपने इन चारों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यानी कि वो पूछ लेगा कि जो कोरस सैंड होती है उसकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, वो हमारी कितनी होती है, 2.655 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइन सैंड की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, 2.659 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सिल्ट की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 2.798 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्ले की कितनी होती है, 2.837 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब है ना, आप लोग ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ आपको यहीं पे याद कर लो, घर पे जाके याद करने की जरूरत नहीं है। 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जैसे एक बार मैं बोलता हूँ, कोरेसेंट कितना होता है अपना, वो होता है 2.655 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइन सेंट कितना होता है, 2.659 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिल्ट कितना होता है, 2.798 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्ले कितना होता है, 2.837 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग टेक्सचरल क्लासेस की पार्टिकल डेंसिटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होता है, द ओवन ड्राई वेट ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूसिव ऑफ पोर स्पेसिस इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी, ठीक है। जब हम कोई सैंपल लेते हैं हमारे सॉइल का, उसको हम क्या करते हैं, ओवन ड्राई करते हैं। उसके बाद में उसके अंदर जो वेट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, वही हमारी क्या है, बल्क डेंसिटी होती है, ठीक है। उसके अंदर हम पोर स्पेसिस को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हम वहां से मॉइस्चर को निकाल देते हैं। अब बचे क्या, ओनली पोर स्पेस और हमारा ड्राई मैटर, ठीक है। उसी का जो पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो हमारी क्या होगी, बल्क डेंसिटी होगी, ठीक है। द बल्क डेंसिटी ऑफ ए सोइल इज ऑलवेज स्मॉलर देन पार्टिकल डेंसिटी, तो हमेशा ध्यान में रखना, बल्क डेंसिटी इज स्मॉलर देन पार्टिकल पार्टिकल डेंसिटी। इस चीज का ध्यान में रखना, बल्क डेंसिटी क्या होती है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है।
एज ए रूल ऑफ द मोस्ट रॉक्स हैव ए डेंसिटी ऑफ 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो आइडियली, ठीक है। जो अलग अलग रॉक्स होती हैं, ठीक है, उनमें ज्यादातर रॉक्स की जो पार्टिकल जो डेंसिटी होती है वो हमारी कितनी होती है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो सिल्ट लोम सोइल होती है उसके अंदर 50% पोर्स होते हैं, और उसकी जो बल्क डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सिल्ट लोम सोइल है उसकी जो बल्क डेंसिटी होगी वो हमारी कितनी होगी, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो सैंडी सोइल है, सैंडी सोइल की जो बल्क डेंसिटी है वो हमारी कितनी होगी, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो हमारी सिल्ट लोम सोइल है, सिल्ट लोम सोइल है, उसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो हमारी कितनी होती है, वो होती है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी सैंडी सोइल है, सैंडी सोइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो होती है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखें, ठीक है। और जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हमारा करीब करीब कितना होता है, 0.5% के आसपास होता है, ठीक है। आप 5% बोल सकते हो, कितना होगा, 5% के आसपास, ठीक है। बल्क डेंसिटी नॉर्मल डिक्रीजेस एज अ मिनरल सॉइल बिकम्स फाइनर इन टेक्सचर, ठीक है। अब बल्क डेंसिटी क्या होती है, नॉर्मली क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, जब उसके अंदर मिनरल सॉइल सॉइल है वो क्या होने लग जाती है, फाइनर होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है, क्योंकि जब मिनरल सॉइल क्या हो जाए, फाइनर होने लग जाती है, तो उसके अंदर जो हमारे पोर स्पेसेस हैं वो क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The bulk density varies indirectly with the total pore space present in the soil and gives a good estimate of porosity of the soil, ठीक है। अब ये जो बल्क डेंसिटी है ये ज्यादा ये किस मेनली किस के ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, हम बोल सकते इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। ये पोर स्पेस पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर देखो पोर स्पेस बहुत कम हो गए तो वो तो हमारी किसमें, ट्रू डेंसिटी में पार्टिकल डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी के अंदर पोर स्पेस का हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। और बल्क डेंसिटी ही हमको बताती है कि सोइल के अंदर क्या पोरोसिटी कितनी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखें, जो बल्क डेंसिटी है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, पोर स्पेस के ऊपर। अगर पोर स्पेस ज्यादा होंगे तो बल्क डेंसिटी भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पोर स्पेस कम होंगे तो बल्क डेंसिटी हमारी क्या होगी, कम होगी, लेकिन पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं बल्क डेंसिटी। Bulk density is of the greater importance than the particle density in understanding the physical behavior of the soil। ठीक, जो बल्क डेंसिटी है ये इंपॉर्टेंट है हमारे किस लिहाज से है कि जो पार्टिकल डेंसिटी में हम सोइल के फिजिकल बिहेवियर को स्टडी नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए बल्क डेंसिटी के अंदर हम क्या करते हैं, समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोर स्पेस वगैरह होते हैं, उसके बारे में हम पता लगाते हैं। देखो पार्टिकल डेंसिटी के अंदर तो सोइल के पार्टिकल्स का भी वेट आता है, ठीक है। उसके पोर्स के अंदर जो भी मटेरियल है, एयर है, वाटर है, वो भी आता है। लेकिन बल्क डेंसिटी के अंदर हम क्या निकाल देते हैं, वहां से वो मॉइस्चर को पूरा खत्म कर देते हैं, और फिर जो बचे हुए पोर स्पेस का ही हमको वहां से पता मिल सकता है कि यहाँ पे पोर स्पेस कितनी होंगी, ठीक है। जनरली सोइल विद द लो बल्क डेंसिटीज हैव फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस, ठीक है। जिनकी ऐसी सोइल जिनकी बल्क डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, उनकी जो फिजिकल कंडीशंस होती है वो हमारे क्रॉप्स के लिए क्या होती है, थोड़ी फेवरेबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अलग अलग टेक्सचरल क्लासेस की बल्क डेंसिटी के बारे में, ठीक है। और वहां पे हम पोर स्पेस की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अभी हम ये जो पढ़ के आए ना, इसमें से ज्यादा कुछ याद नहीं रखना अपने को, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, लेकिन इससे पहले जो अपन ने ये पढ़ा था ना, ये 2 पॉइंट, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जो सैंडी सॉइल है उसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो होती है 1.6 ग्राम पर सीसी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और पोर स्पेस कितना होता है, 40%। लोम सॉइल के अंदर जो बल्क डेंसिटी होती है वो होती है हमारी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पोर स्पेस कितना होता है, 47%। सिल्ट लोम की जो बल्क डेंसिटी होती है वो होती है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पोर स्पेस कितना होता है, 50%। क्लियर होता है हमारा जो बल्क डेंसिटी है इसकी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी जो पोर स्पेस है वो हमारे क्या होता है, 58% होता है, ठीक है।
तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्ले के अंदर पोर स्पेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। द सोइल पोरोसिटी रेफर्स टू द पार्ट ऑफ सोइल वॉल्यूम दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द सोइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सोइल पोरोसिटी सोइल का वो पार्ट है, सोइल की वॉल्यूम का वो हिस्सा है जो ना तो सोइल पार्टिकल्स द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, ना ही वो ऑर्गेनिक मैटर द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे सोइल पोरोसिटी को, यानी कि सोइल इज ए पार्ट of volume which is not occupied by the soil particles or soil organic matter, ठीक है। इन सैंडी सोइल द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड क्लोजली एंड द पोर स्पेस इज लो, ठीक है। जो सैंडी सोइल होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े क्लोजली अरेंज होते हैं, और उसके अंदर पोर स्पेस क्या होता है, थोड़ा कम होता है। इन क्ले सोइल द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एज वेल एज एग्रीगेट्स एंड द पोर स्पेस इज हाई, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ कि क्ले के अंदर पोर स्पेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस द पोर स्पेस, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, पोर स्पेस होगा। अब देखिए सैंड सोइल के अंदर, हमारे सैंड सोइल के अंदर सैंड सोइल के अंदर हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पोरोसिटी भी इसकी क्या होगी, पोरोसिटी भी इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। बात करें हम क्ले सोइल की, क्ले सोइल के अंदर क्ले सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसीलिए इसकी पोरोसिटी भी क्या होगी, पोरोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वर्जिन सोइल्स हैव मोर पोर स्पेस, ठीक है। वर्जिन सोइल मतलब कि जो न्यू सोइल होती है हमारी, उसके अंदर पोर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर वगैरह ये सारा मिक्स होता है, ठीक है। कंजर्वेशन टिलेज एंड नो टिलेज रिड्यूसेस द पोरोसिटी देन द कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन टिलेज या फिर नो टिलेज की बात, कंजर्वेशन टिलेज के अंदर हम देखते हैं कि इसमें कितना होता है, 15 to 30% के आसपास हम क्या करते हैं, इसके अंदर टिलेज करते हैं, ठीक है। और नो टिलेज के अंदर तो हम टिलेज करते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सोइल को बहुत कम डिस्टर्ब किया। अब हम सोइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसकी पोरोसिटी कैसे इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल टिलेज के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज भी करते हैं, सेकेंडरी टिलेज भी करते हैं, तो सोइल के अंदर जो पोरोसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, अच्छी खासी इंक्रीज होती है। हम पूरी की पूरी सोइल को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वहां पे हमारी पोरोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसके अंदर, कन्वेंशनल। क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वेंशनल टिलेज के अंदर पोरोसिटी इंक्रीज हो सकती है या नहीं, तो ध्यान में रखना कन्वेंशनल टिलेज के अंदर पोरोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन कंजर्वेशन टिलेज और नो टिलेज के अंदर पोरोसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्योंकि हम कंजर्वेशन टिलेज और नो टिलेज में सोइल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, और जब तक सोइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो पोरोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइज ऑफ पोर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग पोर्स है, एक होता है हमारा मैक्रो पोर्स। जो मैक्रो पोर्स होता है इसको हम नॉन कैपिलरी पोर्स भी बोलते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो मोर देन कितना होता है, 0.05 mm होता है, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना, जो मैक्रो पोर्स होता है, मैक्रो पोर्स का मतलब बड़े पोर्स, बड़े छिद्र, उसका जो डायमीटर होगा वो मोर देन 0.05 mm होगा, और उसको हम नॉन कैपिलरी पोर्स भी बोलते हैं। जो हमारे मैक्रो पोर्स होते हैं इनके अंदर एयर और वाटर फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। उन जो ग्रेविटेशन एंड मास फ्लो, तो इस चीज का ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं माइक्रो पोर्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी पोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो कैपिलरी पोर्स होते हैं, जो माइक्रो पोर्स होते हैं, इसका जो डायमीटर होता है वो हमारा लेस देन 0.05 mm का होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन ये हम देख चुके हैं, इन मैक्रोपोर्स एयर एंड वाटर मूव्स फ्रीली ड्यू टू द ग्रेविटेशन एंड मास फ्लो। इन माइक्रोपोर्स द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर इज वेरी स्लो एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द कैपिलरी मूवमेंट एंड डिफ्यूजन, ठीक है। जो माइक्रोपोर्स होते हैं उसके अंदर जो एयर की मूवमेंट होती है वो क्या होती है, कम होती है, वाटर की मूवमेंट भी क्या होती है, कम होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी पोर्स बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मूवमेंट है वाटर और एयर का वो स्लो होता है, और वो क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होता है, किसके साथ में, कैपिलरी मूवमेंट एंड डिफ्यूजन के।
ठीक है, फिर बात करें सैंडी सोइल हैव मोर मैक्रोपोर्स एंड क्ले सोइल्स हैव मोर माइक्रोपोर्स। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान में रखना, जो सैंडी सोइल होती है उसके अंदर मैक्रोपोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और क्ले सोइल के अंदर माइक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं। सैंड के अंदर मैक्रोपोर्स क्या होते हैं, मैक्रोपोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और क्ले के अंदर माइक्रोपोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, द शो इन सैंडी सोइल वाटर एंड एयर मूवमेंट इज रैपिड ड्यू टू द मैक्रो, इसीलिए तो जो सैंड सोइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा तो सारा का सारा इनफिल्ट्रेट हो जाता है, पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, और लेकिन जो हमारी क्ले सोइल होती है उसके अंदर माइक्रोपोर्स होता है, उसमें उसको हम कैपिलरी पोर्स भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं श्रिंक वेल पोटेंशियल। अब ये जो श्रिंक वेल पोटेंशियल है, ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारी क्ले सोइल के अंदर आता है। ठीक है, और जो क्ले सोइल होती है उसको हम सेल्फ फ्लोइंग सोइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ फ्लोइंग सोइल भी बोलते हैं। क्ले सोइल को हम बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग सोइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जब ये श्रिंक वेल पोटेंशियल की वजह से उसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आने लग जाते हैं। जब वो क्या होती है, वेट होती है, और उसके बाद में क्या होती है, वो जब ड्राई होती है तो वो क्या होती है, श्रिंक होती है। ठीक है, जब वो वेट होगी तो स्वेल होगी, और जब वो ड्राई होगी तो क्या होगी, श्रिंक होगी, यानी कि वो क्या होगी, फिर उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, सोइल के अंदर क्रैक्स आने लग जाएंगे। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ फ्लोइंग सोइल बोलते हैं। तो जो कि हमारी कौन सी, क्ले, और क्ले को हम कॉटन सोइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉटन सोइल भी बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, ब्लैक ब्लैक सोइल भी होती है। ठीक है, मेनली shrink potential is a measurement of the amount of volume changes that can occur when a soil wets and dries। देखो, वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होता है वो हमारे जब सोइल क्या होती है, पहले क्या है, वेट है, फिर बाद में ड्राई हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, श्रिंक वेल पोटेंशियल होता है। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू द क्ले फ्रैक्शन ऑफ द सोइल, और ये सबसे बड़ा कारण है इसका, किसकी वजह से, हमारे जो क्ले फ्रैक्शन है, जो क्ले के पार्टिकल्स हैं सोइल के अंदर, उसकी वजह से होता है। ठीक है, द क्लेस व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई। ठीक है, जब क्ले है वो फूलती कब है, स्वेल कब होती है, जब वो वेट होती है, और श्रिंक कब होती है, जब वो ड्राई होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अब क्ले का एक पार्टिकल है मोंट मोरिल्लो नाइट। ठीक है, टेंड टू हैव हाई श्रिंक वेल पोटेंशियल। ठीक है, जो क्ले का जो पार्टिकल है हमारा, कौन सी क्ले, मोंट मोरिल्लो नाइट, इसके अंदर जो श्रिंक वेल पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और जो कैलोनाइट के अंदर जो श्रिंक वेल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, माउंट मोरिल्लो नाइट के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है श्रिंक वेल पोटेंशियल, और कैलोनाइट के अंदर क्या होता है, थोड़ा कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स ऑफ सैचुरेशन और पार्शियल सैचुरेशन। ठीक है, ड्रेनेज में को हमको क्या करना होता है, कोई भी मानो फील्ड के अंदर हमको वाटर वगैरह इकट्ठा हो रहा है, उसको हम क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, अब इसके एक तो हम एक्सटर्नल ड्रेनेज भी लगाते हैं, जैसे कि पाइप सिस्टम वगैरह लगा दिया। एक इंटरनल सॉइल ड्रेनेज होता है, जो क्या हमारे सॉइल्स की पार्टिकल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा हमारे लैंड के ऊपर इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, ड्रेनेज के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, सोइल हमारे फार्म मैनेजमेंट के डिसीजन वहां पे ले पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्लासेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोइल वाटर। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर मूव्स फ्रीली इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अफेक्ट के कारण जो वाटर अपने आप फ्रीली मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब कैपिलरी वाटर क्या बोलते हैं, द वाटर हेल्ड बाय द सरफेस टेंशन इन द पोर स्पेसेस इज नोन एज कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर सोइल के पोर स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। फिर आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक स्कोपिक वाटर क्या होता है, द वाटर विच इज हेल्ड टाइटली टू द सरफेस ऑफ द ग्रेन्स बाय एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन की वजह से
जो वाटर हमारे सरफेस की ग्रेन्स पे यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, देखो जो कैपिलरी वाटर होता है ये हमारा प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर होता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी होता है लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर होता है। अगर वाटर का लेवल हमारा हाइग्रोस्कोपिक से नीचे जाता है तो हमारी परमानेंट विल्टिंग हमारे प्लांट्स की हो सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखें। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट किसे को बोलते हैं, द सोइल मॉइस्चर डिक्रीज टू द विल्टिंग पॉइंट, वाटर हेल्ड टाइटली बाय द पार्टिकल्स। यानी कि सोइल मॉइस्चर उस पॉइंट से नीचे चला गया जहां पे हमारी क्या हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो उस उसके कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेविटेशनल जो वाटर होता है उसका जो प्रेशर होता है वो हमारा लेस देन 0.3 एटीएम होता है। अगर बार में देखें तो -1/3 बार होता है। कैपिलरी वाटर के अंदर 0.3 टू 31 एटीएम। ठीक है, या फिर 1/3 टू 31 बार। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक में मोर देन 31 एटीएम। ठीक है, इसको बाद में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स एंड रेंज ऑफ टेंशंस। ठीक है, जो पीएफ टेंशन होता है हमारे सॉइल मॉइस्चर का वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस पे कभी अपने जो टेंशन है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रेशर है हमारा वाटर का सॉइल मॉइस्चर के ऊपर रहता है, वो तो हमारा पूछा है, इसमें से भी एक बार पूछा गया है शायद क्वेश्चन। अब मेरे को ध्यान नहीं है, ध्यान आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, जो मॉइस्चर मॉइस्चर क्लास दिया हुआ है यहाँ पे, टेंशन दिया गया है और पीएफ दिया गया है। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है उसका जो टेंशन है, जो प्रेशर है वो हमारा कितना होता है, 31 टू 10,000 एडीएम। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट 31, विल्टिंग पॉइंट के लिए 15, कैपिलरी के लिए 1/3 टू 31 बार। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी 1/3, ग्रेविटेशनल 0 और लेस देन 1/3। ठीक है, यहीं पे हमारा जो पीएफ है, ठीक है, वो हमारा हाइग्रोस्कोपिक के लिए कितना होगा, 4.5 टू 7। ठीक है, फिर बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में, ये कितना 4.5, फिर विल्टिंग पॉइंट 4.2, कैपिलरी 2.54 टू 4.5, फील्ड कैपेसिटी 2.54, ग्रेविटेशनल वाटर के लिए हमारे ये पीएफ की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, लेस देन 2.54 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉइल की, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर हम पढ़ेंगे सलाइन सॉइल के बारे में, एसिडिक सॉइल के बारे में, सलाइन एल्कलाइन सॉइल के बारे में। ठीक है, और उनके कुछ दूसरी चीजों के बारे में, दूसरे फंक्शंस के बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हम जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं उनको किस तरह से रिक्लेम कर सकते हैं, उनको किस तरह से सुधार कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर वाला है ये हमारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये आ रहा है और बायोलॉजिकल में भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं जो बायोलॉजिकल में आएगा उसको मैं यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ह्यूमस है, ह्यूमस हमारा क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डिकम्पोजिशन के बाद में जो हमारा मटेरियल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमस इज, और ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के बाद में ये क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास में क्या क्या आता है, प्लांट रेसिड्यू भी आता है, एनिमल रेसिड्यू भी आता है। ठीक है, और कोई दूसरा भी अगर हो जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उससे भी हम उसके अंदर भी हमारा क्या आता है, ऑर्गेनिक मैटर आता है। ठीक है, तो एक बार ह्यूमस देखते हैं क्या होता है। Humus is a complex and rather resistant mixture of brown or dark brown amorphous and colloidal substances modified from the original tissues or synthesized by the various soil organisms.
ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो ह्यूमस है ये हमारे एक डार्क ब्राउन अमorphous और कोलाइडल सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के बाद में बनता है। ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है। अब जो ह्यूमस होता है, डिकम्पोजिशन होने के बाद में जो ह्यूमस होता है उसके अंदर कुछ अलग अलग एक दो क्या होते हैं कंपोनेंट्स होता है, जैसे एक लिग्निन हो गया, प्रोटीन हो गया। तो जो लिग्निन होता है वो ह्यूमस के अंदर कितना होता है, 40 to 45% होता है। कितना होता है, 40 to 45% होता है। ठीक है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारा करीब करीब होता है 30 से 33%, यानी 30 to 33%, 30 to 33%। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इसीलिए हम ह्यूमस को क्या बोलते हैं, लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस को हम बोलते हैं लिग्नो, वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब ह्यूमस के अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है, ठीक है, अगर हमारे नॉर्मल सॉइल्स के अंदर हम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो देखें तो वो हमारा कितना होता है, 12:1 होता है। ह्यूमस के अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो कितना होता है, 10:1 होता है। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है, नॉर्मल सॉइल्स के अंदर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है, लेग्यूम्स के अंदर जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेग्यूम्स के अंदर होता है ये 20:1 to 30:1 होता है। फार्म यार्ड मैन्योर जो कि जो हमारे घर पे, अगर आपके घर पे या फिर आसपास में कहीं पे भी कोई भी डेयरी फार्म हो, कोई भी फार्म हो, तो वहां पे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके वेस्ट के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है, मैन्योर तैयार किया जाता है खेत के ऊपर ही, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। ठीक है। जो इसके अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो होता है हमारा 20:30:1। ठीक है। तो 20 से 30:1, यानी कि कितना हो गया, 20 to 30:1। ठीक है। फिर बात करें कार्बन नाइट्रोजन रेशियो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना जरूरी होता है, वो हो जाएगा 4:1 to 9:1। ठीक है। ह्यूमस में कितना, ह्यूमस के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10:1, नॉर्मल सॉइल्स के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 12:1, लेग्यूम्स के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 20:1 to 30:1, फार्म यार्ड मैन्योर के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 20 to 30:1, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना, 4:1 to 9:1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर नाइट्रोजन हमारा करीब करीब कितना था, 5 से 5.5% होता है। ठीक है। और ह्यूमस और जो ऑर्गेनिक मैटर कार्बन है, उसके अंदर ह्यूमस के अंदर जो कार्बन है और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो कार्बन है वो हमारा कितना होता है, 50 to 58% होता है। जो बाकी बचा है वो अदर सब्सटेंसेज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आता है वो आता है हमारा 9:1 to 12:1 आता है। ठीक है। ये तो हो गया हमारे ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की बात हो गई। और अब देखो साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारी सॉइल के अंदर वो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। क्योंकि वो प्लांट्स के द्वारा जो भी हम फील्ड के अंदर क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं उसके द्वारा क्या होता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है। डिकम्पोज हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो हमारे सॉइल के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ह्यूमस है, वो हमारा ईयर बाय ईयर क्या होता है, डिक्लाइन होता जाता है। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक मैटर है, इट इज द की ऑफ द प्रोडक्शन एंड टू मेंटेन द सॉइल हेल्थ। ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारी सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारा एक क्या की कंपोनेंट है। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड हायर इन ग्रास लैंड एंड द फॉरेस्ट देन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर ये हमारे ग्रास लैंड में ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट एरिया। ठीक है। द मेथड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यूज बाय द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ 1.724। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.74। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को निकाल सकते हैं। ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। और जो 1.724 है इसको हम ऑर्गेनिक फैक्टर तो बोलते हैं, इसको हम बर्न फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, बर्न फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। द स्टेटस ऑफ द नाइट्रोजन इन जनरल सॉइल इज 0.03 to 0.05%। ठीक है। और जो जनरल सॉइल्स हमारी नॉर्मल सॉइल्स है उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा कितना होता है, 0.03 to 0.05% होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब क्या, करीब करीब हमारा 1 हेक्टेयर के अंदर कितना केजी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 1000 kg ऑफ नाइट्रोजन हमारा 1 हेक्टेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। वो चीज हमारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की भी है, वो हम आगे पढ़ लेंगे एक बार आगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटिक सॉइल्स की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटिक सॉइल्स के अंदर हमारे पास में 3 आते हैं, एक होती है एसिडिक सॉइल, एक अल्कलाइन सॉइल, एक होती है हमारे पास में सलाइन अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। और सलाइन सॉइल भी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो मेनली ये हमारी क्या प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में आती है। आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइन सॉइल। क्या बोलेंगे इसको, सलाइन सॉइल, ठीक है। सलाइन सॉइल आप सब जानते हैं, सलाइन सॉइल उन रीजन्स के अंदर होती है जो कि हमारे क्या है, एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन के अंदर होते हैं, जहाँ पे एवापोर ट्रांसपिरेशन क्या, प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि बारिश से ज्यादा तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एवापोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। एवोपोरेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो द अक्यूमुलेटेड आयंस कोजिंग सैलिनिटी और एल्कलिनिटी इंक्लूड सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। जैसे कि हमारे सोइल के अंदर से क्या होता है, वहां पे प्रेसिपिटेशन तो है नहीं, बारिश तो है नहीं, ओनली क्या हो रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है। और हमारा रीजन भी कौन सा, एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन है। तो वहां पे क्या होता है कि जब इवोपोरेशन बढ़ता रह रहा है, इवोपोरेशन क्या होगा, जब देखो किसी भी एरिड रीजन के अंदर, एरिड रीजन के अंदर क्या होता है, हमारे पास में इवोपरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इवोपरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इवोपरेशन इंक्रीज होता है तो हमारा मॉइस्चर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मॉइस्चर कम हो जाता है तो वहां पे जो हमारे साल्ट्स हैं, आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन भी वहां पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसी की वजह से हमारे वहां पे क्या होता है, साल्ट्स की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि अब साल्ट्स के आयंस के अंदर हमारे पास में सोडियम आ गया, ठीक है, पोटेशियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, क्लोरी कार्बोनेट्स आ गए, बाइकार्बोनेट्स आ गए। तो इसमें अगर वो क्या बोलते हैं बेसिस के आयंस है तो वहां पे एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे वहां पे साल्ट मिनरल्स हैं तो वहां पे हमारी क्या बढ़ जाएगी, सेलेनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो द साल्ट अफेक्टेड सोइल कैन बी प्राइमरली क्लासिफाइड एज सलाइन सोइल एंड सोडिक सोइल, ठीक है। अब जो साल्ट अफेक्टेड सोइल्स हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सलाइन सोइल और सोडिक सोइल में क्या करते हैं, इसको डिफरेंस करते हैं। सोडिक सोइल में तो हमारे पास में सोडियम की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन सलाइन सोइल के अंदर कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो दूसरे अदर साल्टेस हैं, ठीक है, उनकी मात्रा क्या होती है, वहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये साल्ट अफेक्टेड सोइल्स है हमारे, यहाँ पे सलाइन, एल्कलाइन, कोस्टल, सलाइन और टोटल लैंड दी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा सलाइन सोइल है वो हमारी किसके अंदर है, गुजरात के अंदर है। किसके अंदर है, गुजरात के अंदर है। कितना है ये देख लो, 12,18,255 जो लैंड है गुजरात के अंदर, वो हमारी कितनी है, क्या है, सलाइन सोइल में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं किसके अंदर सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद हमारे पास में राजस्थान में और महाराष्ट्र में आ जाती है, ये राजस्थान और फिर महाराष्ट्र, इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये सलाइन सोइल की बात हो रही है, ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान, सलाइन सोइल यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर बात करते हैं एल्कली सोइल। एल्कली सोइल सबसे ज्यादा किस कहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा एल्कली सोइल कहाँ पे है। सबसे ज्यादा एल्कली सोइल भी हमारी कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, फिर महाराष्ट्र के अंदर है, और फिर एल्कली सोइल फिर हमारी कहाँ पे है, यूपी के अंदर भी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। कोस्टल सलाइन सोइल, जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा है। कोस्टल एरियाज में हम सबसे ज्यादा तो हमारे पास में जो कोस्टल सलाइन सोइल है ये भी हमारे गुजरात के अंदर है, ठीक है। और फिर सबसे ज्यादा आती है हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर जो कोस्टल सलाइन सोइल है, ठीक है। तो ये डेटा है, ये हमारा, इसमें से हमारा क्वेश्चन AFO 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल इन एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ठीक है। अब जो हाईएस्ट साल्ट अफेक्टेड सोइल है वो हमारे किस कहाँ कहाँ पे है, गुजरात प्लेन एंड हिल्स रीजन क्लाइमेटिक जोन के अंदर है, ठीक है।
फिर ईस्ट कोस्ट प्लेन क्लाइमेटिक जो ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स रीजन के अंदर है, और अपर गैंगटिक प्लेन्स रीजन के अंदर है, ठीक है। और फिर लोवेस्ट सबसे कम किस कहाँ कहाँ पे है, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स रीजन के बाद वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स रीजन एंड आइलैंड रीजन के अंदर क्या है हमारे पास में, साल्ट अफेक्टेड सोइल क्या है सबसे कम है। और हाईएस्ट कहाँ कहाँ पे, गुजरात प्लेन एंड हिल्स रीजन, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स रीजन, ठीक है, और अपर गैंगटिक प्लेन, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स रीजन, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स रीजन एंड आइलैंड रीजन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सलाइन और व्हाइट एल्कली। सलाइन सोइल को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट एल्कली सोइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये उन एरियाज के अंदर होते हैं, उन एरिड रीजन्स के अंदर होती है, या उन सेमी एरिड रीजन्स के अंदर होती है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो 55 सेंटीमीटर से क्या है कम है, वहां पे हमारी सलाइन सोइल क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि वो एरिया जहाँ पे वो रीजन, वो एरिड रीजन जहाँ पे हमारे रेनफॉल है वो कितनी है, 55 सेंटीमीटर से कम है, वो हम वहाँ पे हमारी सोइल सलाइन फॉर्मेशन का, सलाइन सोइल की मात्रा वहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है, जहाँ पे रेनफॉल 55 सेंटीमीटर से कम हो, एनुअल रेनफॉल, ठीक है। इसको हम व्हाइट एल्कली सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस के ऊपर, सॉइल सरफेस के ऊपर व्हाइट कलर की क्रस्ट जम जम जाती है, जो कि हमारे क्या होता है, व्हाइट साल्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिक्लेम कैसे करें सलाइन सोइल को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्लडिंग कर सकते हैं, लीचिंग कर सकते हैं। लीचिंग में हम क्या करते हैं, जो भी सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं वो हमारे इरिगेशन वाटर, गुड इरिगेशन वाटर के साथ लीच आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब और लीचिंग से क्या होता है, हमको रूट जोन में से हम क्या कर सकते हैं, जो भी रूट जोन के अंदर जो भी साल्ट्स हैं वो हमारे सोल्यूबल वाटर के साथ में मिक्स होके, उसके साथ सोल्यूबल होके वो क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ लीच आउट हो जाएंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर का यूज कर सकते हैं सलाइन सोइल को रिक्लेम करने के लिए। अब कुछ साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स है वो हम मैंने यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि फील्ड क्रॉप्स हैं, फॉडर क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं, वो हो गई बार्ले, ढैंचा, सुगर बीट, टबैको, कॉटन, मस्टर्ड, ठीक है। फिर आता मीडियम फील्ड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो फील्ड क्रॉप्स में सबसे हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हमारी कौन सी है, बार्ले, ढैंचा, सुगर बीट, टोबैको, कॉटन एंड मस्टर्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं मीडियम टॉलरेंट क्रॉप। तो मीडियम टॉलरेंट के अंदर हमारे पास में क्या क्या आ जाता है, आइस, सोरगम, सॉरी राइस, सोरगम, पर्ल मिलेट्स, अरहर, व्हीट, राई, ओट। सेंसिटिव क्रॉप्स में क्या क्या आ जाता है हमारे, सन हेम्प, पी, ग्राउंडनट, मूंग, ग्राम, उड़द, ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स के अंदर हमारे पास में रोड ग्रास आ गई, कुछ ग्रास आ गई, जो हाई साल टॉलरेंट ग्रास है। फिर सूडान मीडियम टॉलरेंट में हमारे पास में क्या क्या आ गई, सूडान ग्रास, बरसीम, लूसीन, सोरगम, ठीक है। फिर हमारे पास में सेंसिटिव फोडर क्रॉप में सेंसिटिव क्रॉप्स कौन सी है, हमारी क्लस्टर बीन, ठीक है। क्लस्टर बीन हमारी क्या होती है, जिसको हम गुआर बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्लस्टर बीन्स होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं वेजिटेबल्स में हाई हाई टॉलरेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे हमारे स्पाइनस हो गया, रेफनस हो गया, शुगर हो गया, शुगर बीट हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं वेजिटेबल्स की। फिर वेजिटेबल्स में मीडियम टॉलरेंस क्रॉप कौन कौन सी होगी, कैबेज, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, टोमेटो, कैरेट, अनियन, पोटैटो हो गया। फिर सेंसिटिव क्रॉप्स की हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास में सैम एंड इंग्लिश वेराइटीज ऑफ रेफरेंस, ये हमारी क्या है, वेजिटेबल्स की सेंसिटिव क्रॉप्स है। फिर फूड क्रॉप्स की बात करें, तो हाई टॉलरेंट होता है वो हमारे क्या होता है, डेट पाम, फाल्सा। मीडियम टॉलरेंट पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स, गवावा, मैंगो, बनाना। और सेंसिटिव क्रॉप्स में हमारे एप्पल, बेर, लेमन, स्ट्रॉबेरी, आलमंड्स, ये सारी की सारी हमारी क्या है, साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स हैं। और हमने यहाँ पे देखा हाई टॉलरेंट क्रॉप्स, मीडियम टॉलरेंस क्रॉप एंड सेंसिटिव क्रॉप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ रिलेटिव साल्ट टॉलरेंस और डिफरेंट क्रॉप्स दे रखे हैं कि कॉटन के लिए जो थ्रेशोल्ड सैलिनिटी है वो कितनी होगी, शुगर बीट के लिए कितनी होगी, ये अलग अलग क्रॉप्स के यहाँ पे दे रखे हैं, तो वो उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको रीड करूंगा, सारा फैक्ट है, ये आपको याद करना, आप चाहे इसको एक बार पढ़ के याद करो, चाहे 4 बार लिख के याद करो, चाहे रटो, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स के लिए थ्रेशोल्ड सैलिनिटी क्या है, ठीक है। यूनिट यहाँ पे हमारी क्या है,
डेसीसीमेंस पर मीटर है। ठीक है, तो कॉटन के लिए कितनी है हमारी थ्रेशोल्ड सैलिनिटी, वो है 7.7। कॉटन के लिए कितनी है 7.7। शुगर बीट के लिए कितनी है 7। सोरगम के लिए 6.8। व्हीट के लिए 6। सोयाबीन के लिए 5। ग्राउंडनट के लिए 3.2। राइस के लिए 3। मेज के लिए 1.7 एंड शुगर केन के लिए भी कितनी 1.7 डेसीसीमेंस पर मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल या फिर सोडिक सॉइल की बात करते हैं। ठीक है, तो एल्कलाइन सॉइल सोडिक सॉइल उन रीजन्स के अंदर होती है जहां पे मीन एनुअल रेनफॉल कितनी है 55 टू 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप ये 100 सेंटीमीटर के आसपास भी मान सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 55 टू 90 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और जहाँ पे जो ड्रेनेज है वो क्या है बहुत ही कम है। यानी कि एक तो रेनफॉल यहाँ पे कितनी होनी चाहिए हमारी एल्कलाइन सॉइल में। एल्कलाइन सॉइल कहाँ पे होती है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितनी है 55 टू 90 सेंटीमीटर है, और जो ड्रेनेज है वो वहाँ पे क्या है इनसफिशियंट है, यानी कि अच्छी तरह से वहाँ पे ड्रेनेज नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे हमारी क्या होगी एल्कलाइन या फिर सोडिक सॉइल होगी। ठीक है, तो जो अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो एल्कली और सोडिक सॉइल होती है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं जहाँ पे हमारी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है 4 सीमेंस से क्या है कम है, और जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है जिसको हम क्या बोलते हैं ईएसपी बोलते हैं, वो मोर देन कितना है 15% है। यानी कि जो ईसी है, ईसी एल्कलाइन सॉइल के अंदर ईसी के लेस देन 4 पर मीटर। ठीक है, और जो इसकी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो मोर देन 15 है। ठीक है, यही हमें पीछे देखते हैं सॉरी इसके अंदर सलाइन सॉइल के अंदर मैं बता देता हूँ। ठीक है, सलाइन सॉइल के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हमारी क्या होती है मोर देन 4 पर मीटर, और जो इसकी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है ईएसपी वो कितनी होती है लेस देन 15 होते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एल्कली सॉइल एल्कलाइन सॉइल। इसको इसके अंदर हम वापस से देख लेते हैं रेनफॉल कितनी होती है 55 टू 90 सेंटीमीटर, और ये ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे इनसफिशियंट ड्रेनेज हो। ठीक है, और जो एल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल होती है वहां पे जो ईएसपी होता है वो ग्रेटर देन 15%, 15 होता है, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हमारी लेस देन 4 होती है एल्कलाइन सॉइल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब इसको रिक्लेम कैसे कर सकते हैं हम जिप्सम का यूज करके इसका रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे जिप्सम का एक फॉर्मूला भी पूछ लेगा। जिप्सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, ये हमको सोइल को रिक्लेम करने के लिए कितना यूज करना है 8 क्विंटल पर हेक्टेयर हमको यूज करना है। ठीक है, अगर उसका पीएच क्या है 8.5 से क्या ज्यादा है तो हम क्या करेंगे जिप्सम का वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, आयरन पायराइड्स का भी यूज कर सकते हैं एल्कली सोइल को अमेंड करने के लिए। ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स को भी वहां पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ सलाइन सॉइल जिप्सम शुडंट बी रिकमेंडेड। ठीक है, अब ये एक चीज ध्यान में रखना, जिप्सम ओनली किसके केस में आएगा, जिप्सम ओनली हम किसके अंदर डालेंगे अल्कलाइन सॉइल के, एल्कलाइन सॉइल के अंदर डालेंगे। ठीक है, जिप्सम, इस चीज का ध्यान है कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सलाइन सॉइल के अंदर भी हम जिप्सम डालेंगे, नहीं, हम किसके अंदर डालेंगे जिप्सम एल्कलाइन सॉइल के अंदर डालेंगे। ठीक है, बिकॉज जो सल्फेट होते हैं हमारे इसके अंदर जिप्सम के अंदर वो क्या करता है साल्ट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सलाइन सॉइल के अंदर जिप्सम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि जो सल्फेट है यहाँ पे वो क्या करेगा वहां पे और सॉल्ट को इंक्रीज कर देगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सलाइन सलाइन एल्कली या फिर सोडिक सलाइन सोडिक सॉइल्स। ठीक है, तो सलाइन एल्कली या फिर सोडिक सॉइल इज डिफाइंड एज द सॉइल हैविंग ए कंडक्टिविटी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हमारी वो तो ग्रेटर देन कितनी है 4 है। ठीक है, लेकिन जो ईएसपी है ईएसपी इसकी कितनी है, ईएसपी भी इसकी क्या है हमारी ग्रेटर देन 15, दोनों यहाँ पे क्या है हमारी ग्रेटर देन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4, ईएसपी भी हमारी यहाँ पे क्या होती है मोर देन 4 होती है। ठीक है, और जो इसका पीएच है, पीएच इसका करीब करीब पीएच इसका या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.5 होगा, या तो 8.5 के आसपास होगा या फिर 8.5 से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ज्यादा होता है तो डिपेंड करता है कि जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है हमारे साल्ट्स के अंदर सॉइल के अंदर वो कितना है, उसके अंदर सोल्यूबल साल्ट कितने हैं। अब देखो अगर यहाँ पे
यहाँ पे अगर सोल्यूबल साल्ट ज्यादा होंगे तो हमारा पीएच थोड़ा 8.5 से कम होगा। अगर सोल्यूबल साल्ट कम होंगे और एक्सचेंजेबल सोडियम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पीएच अब भी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, व्हेन सोइल्स डोमिनेटेड बाय द एक्सचेंजेबल सोडियम द पीएच विल बी मोर देन 8.5। ठीक है, ये जो मैं अभी मैंने बताया। व्हेन सोइल्स डोमिनेटेड by the soluble salt the pH will be little less than 8.5। ठीक है, will be less than, यहाँ पे लिख लीजिए, will be less than 8.5। ठीक है, पीएच क्या होगा, 8.5 से कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये जो अभी मैंने बताया थे अलग अलग पैरामीटर सलाइन सॉइल के लिए, एल्कलाइन सॉइल के लिए, सलाइन एल्कलाइन के लिए, तो वो पैरामीटर्स हमने एक बार टेबल की फॉर्म में देख लिया। इससे क्वेश्चन हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एएफओ के अंदर, और आरआरबी एसओ के अंदर भी क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, और एफसीआई के अंदर भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से याद रखना है। सलाइन सॉइल का जो पीएच है वो हमारा क्या होगा, लेस देन 8.5 होगा। ठीक है, जो इसकी ईसी है वो ग्रेटर देन 4 होगी, और ईएसपी सलाइन सॉइल का लेस देन 15 होगा। ठीक है, एल्कलाइन सॉइल की बात करें, एल्कलाइन सॉइल के अंदर पीएच ग्रेटर देन 8.5 होगा, ईसी एल्कलाइन के अंदर लेस देन 4 होगी, और ईएसबी क्या होगा, ग्रेटर देन 15 होगा। ठीक है, सलाइन एल्कलाइन की बात करें, सलाइन एल्कलाइन की बात करें तो यहाँ पे पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 8.5 होगा। ठीक है, और ईसी क्या होगी, ग्रेटर देन 4 होगी, और ईएसपी यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर देन 15 होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एसिडिक सोइल। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर एरिया वाइज एसिडिक सोइल कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पाई जाती है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, और ये एसिडिक सोइल क्यों होती है, जब सोइल के अंदर एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, इनकी कैटायंस की क्या कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वहां पे हमारी क्या होगी, एसिडिक सोइल होगी। ठीक है, इन एसिड सोइल्स रीजन्स, जिसको हम एएसआर बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन एक्सीड्स द इवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, जहां पे रेनफॉल क्या है, रेनफॉल क्या है, ज्यादा हो रही है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर, असम के अंदर, हमारा वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे क्या रेनफॉल ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो इवापोर ट्रांसपिरेशन है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन वो हमारा क्या है, कम होता है। यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो, वहां पे हमारी एसिडिक सॉइल क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को किस तरह से डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, स्नेल को भी देखेंगे जो सरफेस के ऊपर रहते हैं, स्लग्स को भी देखने वाले हैं, अर्थवर्म्स को भी देखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, ये जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, ये किसके द्वारा इंप्रूव की जाती है, ये जो डिफरेंट तरह के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स हमारे सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हमारी सॉइल की क्या होती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, अगर ये ना हो तो हमारी सॉइल ना तो फर्टाइल होगी, और ना ही हम वहां पे क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मोल सब कुछ आता है। ठीक है, तो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल इंक्लूडिंग 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 बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआस, रोडेंट्स के अंदर हमारे जैसे चूहे वगैरह आते हैं ना, ये सारे रोडेंट्स के अंदर आते हैं, एंड अर्थवर्म्स, ये सारे के सारे हमारे क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के लिए क्या करते हैं, कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो it affect microorganisms affect the structure and fertility of the different soil। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सॉइल की स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, और फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, डिपेंड करता है सॉइल टू सॉइल। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन सॉइल विच इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर ह्यूमस फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन किया, फिर ह्यूमस फॉर्मेशन हो गया, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, और फिर सीड जर्मिनेशन हो गया। ठीक है,
फिर ये क्या करते हैं, सोइल स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब जो भी ये सोइल के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है उसको क्या करते हैं, ये स्टेबल करके रखते हैं, ठीक है। सोइल की स्टेबिलिटी को क्या करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं, ठीक है। डिग्रेड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स इन द सोइल। अब जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं अगर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, हार्मफुल होंगे हमारे लिए भी, सोइल के लिए भी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स को क्या करते हैं, सोइल के अंदर डिग्रेड कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। contribute the growth and success of plants and overall ecosystem of soil environment। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ओवरऑल सॉइल एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या आता है, हमने देखा बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, आर्थ्रोपोड्स, अर्थवर्म्स, ये सारे के सारे हमारे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। फिर बात करें टाइप्स, ये टाइप्स हम पीछे देख चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइट्स। एक्टिनोमाइट्स और फंगई ये क्या जो एक्टिनोमाइट्स है ये भी फंगई का एक ही पार्ट है, ठीक है। फंगई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये हमारे अलग अलग टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम है जो सॉइल के अंदर रहता है, ठीक है। इट इज ए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल्स, ठीक है। द सिंपल सेल स्ट्रक्चर विद नो इंटरनल ऑर्गेनेलिस। अब जो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गेनेलिस नहीं होती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सोइल, जो बैक्टीरिया है ये सबसे ज्यादा हमारे सोइल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इट सर्व्स मेनी इंपॉर्टेंट पर्पजेस, वन ऑफ दोज इज बीइंग इज नाइट्रोजन फिक्सेशन अमंग अदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमारे प्लांट्स और सोइल के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो बायोकेमिकल प्रोसेस है बैक्टीरिया की वो क्या क्या होती है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब जो नाइट्रो कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये होता है हमारा नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ सल्फर, डिग्रेडेशन करते हैं ये, जैसे कि सल्फर डिग्रेडेशन, हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन, ठीक है। यूज ऑफ रेमिडिएशन, ये हमारे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं सुडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ठीक है, उसमें जब हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट की जाती है, कभी कभी अमोनिया के अंदर भी कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। अब जैसे कि अगर ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट होता है। ह्यूमस से क्या होता है, हमारे ह्यूमिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके अंदर हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे सॉइल के द्वारा और फिर रूट्स के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है जो किसके क्या बोलते हैं, बैसिलस सुडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा किया जा रहा है, रोडोप्लेन्स के द्वारा किया जा रहा है, पेनिबेलिसिस के द्वारा किया जा रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसाइट्स के द्वारा किया जा रहा है, राइजोबियम के द्वारा किया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं अवेलेबल नाइट्रोजन सॉइल के अंदर है उसको क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल फॉर्म होती है उसके अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये Fe2 तो Fe3 पॉजिटिव भी होता है, करते हैं, जो आयरन वगैरह होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो जैसे कि अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर भी कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि एसिटेट हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टेट हो गया, प्रोपेनेट हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये इन इन सब जो ये जो कन्वर्जन होता है हमारे ऑर्गेनिक मैटर से डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का, सब्सटेंसेस का, जो हमारे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सारा का सारा हमारे बैक्टीरिया की बायोकेमिकल प्रोसेस के वजह से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस डायग्राम में अच्छे से समझा रखा है नाइट्रोजन साइकिल का, ठीक है। जो एयर के अंदर जो हमारी नाइट्रोजन है उसका क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, ठीक है। कोई भी अमोनिया, नाइट्रेट वगैरह और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हमारे सोइल के अंदर आ रहा है, तो जो सोइल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो उसको क्या करते हैं, उसका नाइट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो उसका डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है, जब नाइट्रिफिकेशन के बाद में डीनाइट्रिफिकेशन होता है तो उसमें जो कन्वर्ट हो चुकी जो नाइट्रोजन है उसको हम वापस से नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हमारे बैक्टीरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं एक्टिनोमाइट्स की, ठीक है। एक्टिनोमाइट्स क्या होते हैं, इट इज सिमिलर टू द बैक्टीरिया एंड फंगाई, सिमिलर होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है।
इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्टिनोमाइट्स के फंगई और बैक्टीरिया से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। मिसिंग इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द बैक्टीरिया एंड फंगई। अब जो एक्टिनोमाइट्स होते हैं, अब ये हमको पता नहीं पड़ रहा कि इन दोनों के बीच में, बैक्टीरिया और जो फंगई, इनके बीच में जो लिंक है वो किस तरह का है एक्टिनोमाइट्स का, ठीक है। और जो एक्टिनोमाइट्स है ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ एक्टिनोमाइट्स क्या है सोइल के अंदर, इसके रोल्स क्या है। ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। अब ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन्स, ह्यूमस। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करता है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, ठीक है। मेंटेन द माइक्रोबायल इक्विलिब्रियम इन द सॉइल, कंट्रोल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस प्रोटीजियस लाइस सेल्स ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे क्या है, एक्टिनोमाइट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक। ये सिमिलर टू बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे, ये सेंसिटिव टू एंटीबैक्टीरियल है, रिजेंबल लाइक बैक्टीरिया इन साइज, शेप एंड ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। ग्राम स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को क्या स्टेन करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ऑरेंज कलर होता है, एक वॉयलेट कलर से क्या करते हैं, उसकी स्टेनिंग करते हैं। सिमिलरिटीज टू फंगाई, शेप एंड ब्रांचिंग प्रॉपर्टीज, स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है इसमें फंगाई का जैसा, ठीक है। अब बात करते हैं फंगई की। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाद के ऊपर व्हाइट कलर की फंगई आ जाती है, तो वो ही हमारी क्या फंगई है। ये भी बैक्टीरिया के बाद सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये दूसरे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड सोर्स का काम करती है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में ये इसकी जो रिलेशनशिप है वो हमारी बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोसिस क्या होता है। जब कोई दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने एक दूसरे के फायदे के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, या फिर कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, सिम्बायोसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या करती हैं, जो भी क्रॉप रेसिड्यू वगैरह होता है अगर वहां पे आ जाती हैं तो क्रॉप रेसिड्यू को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर बायोकेमिकली प्रोसेस न्यूट्रिएंट टू इम्प्रूव द सॉइल, ठीक है। ये क्या करते हैं, बायोकेमिकली जो प्रोसेस होती है हमारे फंगई के द्वारा, उसमें क्या करते हैं, ये सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इनको कलर, शेप, साइज और इनके हिसाब से, और जिस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से इनको अलग अलग स्पीसीज में हमने डिवाइड किया, तो ये हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अब बात करते हैं एल्गी की, ठीक है। जो एल्गी है, एल्गी के अंदर एल्गी खुद का खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि उसको फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पे अपना खाना खुद बना लेगी, ठीक है। अभी ये जो आपने भी देखा होगा, जहाँ पे हमारी सनलाइट ज्यादा होती है, मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो एल्गी वहां पे क्या होने लग जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वहां पे ग्रो करने लग जाती है। आप लोगों ने देखा ग्रीन कलर की देखा होगा। जैसे कि अगर कोई आपके आसपास में पानी की टंकी वगैरह बनी हुई होगी सीमेंट वाली, तो वहां पे भी देखना आपको एल्गी मिल जाएगी। Do not have to be on the soil surface or directly exposed to the sunlight। ये जरूरी नहीं है कि वो soil surface पे ही हो या फिर सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में हो, ये जरूरी नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो भी एल्गी क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। कैन लिव बिलो द सोइल सरफेस एज लॉन्ग एज द एल्गी हैज यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अब सोइल सरफेस के नीचे भी ये क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है, अगर वहां पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर है और मॉइस्चर कंडीशन वहां पे क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एल्गी इन सोइल, इसके क्या क्या फंक्शंस वगैरह है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इट पोजेसेस द कैरेक्टर ऑफ द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई, मोजेस एंड लाइव वॉर्ड्स, ठीक है। जो एल्गी है ये सिम्बायोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करती है, सोइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ठीक है। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में किसके साथ हो सकती है, फंगाई के साथ भी हो सकती है, मोजेस के साथ में भी हो सकती है, लीवर रोड्स के साथ में भी ये हो सकती है, ठीक है। और ये जो एल्गी है, जो मेन अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये राइस फील्ड्स के अंदर सिम्बायोटिकली क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ठीक है। एसोसिएशन एल्गी इन सोइल एसोसिएशन फिक्स नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली इन राइस फील्ड, यानी कि राइस फील्ड्स के अंदर, सिंपल ये ध्यान में रखना, जो हमारी एल्गी है वो क्या करती है, राइस फील्ड्स के अंदर क्या करती है
नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मेनली जो एल्गी होती है वो हमारी बीजीए होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो राइस फील्ड्स के अंदर क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी स्पेशली इन ट्रॉपिकल सॉइल्स। ठीक है, अब सॉइल फर्टिलिटी को भी ये क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है ट्रॉपिकल सॉइल्स के अंदर। ठीक है और ये क्या करती है, और सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करती है। जब ये खुद मर जाती है, डेड हो जाती है, तब वो एज ए ऑर्गेनिक मैटर सोइल के अंदर पड़ी रहती है, और वो क्या करती है, सोइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का क्या करती है, इंक्रीज करती है, और वहां पे थोड़ा बहुत नाइट्रोजन का परसेंटेज भी ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ जो सोइल एल्गी होती है वो हमारी स्पेशली कौन सी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, बीजी होती है, जो एक सीमेंटिंग एजेंट का भी काम करती है, जो सोइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है। ठीक है, सोइल इरोजन को भी रिड्यूस करती है, और ये नाइट्रोजन फिक्स राइस फील्ड्स के अंदर स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम में आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब सोइल के अंदर 60% नाइट्रोजन हमारी जो प्लांट्स को यूज होती है वो किसके द्वारा फिक्स करी जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फिक्स करी जाती है। ठीक है, अब ये टू ग्रुप्स होते हैं हमारे, टू ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बीएनएफ का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये अब ये हमारे एक होते हैं नॉन सिम्बायोटिक, जो क्या होती है, फ्री लिविंग होती है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब इनमें हमारी कौन कौन सी आ गई, एरोबिक हेटरोट्रोप्स आ गए। ठीक है, हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं, जो सिम्बायोटिक प्रोसेस उसमें क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं होते, लेकिन ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एजेटोबैक्टर हो गया, सुडोमोनास हो गया, एक्रो एक्रोमोबैक्टर हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं एरोबिक एट्रोट्रोप्स की बात करते हैं। जो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, जैसे कि नोस्टोक हो गया, एनाबेना हो गया, कैलोथ्रिक्स हो गया, बीजीए हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं एन एरोबिक हेटरोट्रोप, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम हो गया, कैलबेसिला हो गया, डेसुल्फोइब्रोई हो गया। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, एनारोबिक हेटरोट्रोप्स के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं हम एनारोबिक ऑटोट्रोप्स, एन एरोबिक ऑटोट्रोप्स, यानी कि देखो एरोबिक और एनारोबिक में का ध्यान रखना। एरोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं, एनएरोबिक वो होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंट होगी, वहां पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन एरोबिक ऑटोट्रोफी, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो खुद का खाना बनाते हैं सनलाइट की वजह से या फिर किसी और दूसरे मेथड से, वो हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे, वो है यहाँ पे क्लोरोबियम है, क्रोमेनेटियम है, रोडोस्पिरिलियम है, द मेहिनोबैक्टीरियम है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, एन एरोबिक ऑटोट्रोप्स हैं। ठीक है, तो आपको इन इन सबको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको कार्बन साइकिल दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें कार्बन साइकिल की, मान लो हमारे प्लांट है, प्लांट से क्या हुआ, एनिमल ने घास फूस जो भी खाई वो खाई, उसने क्या किया, वेस्ट प्रोडक्ट निकाला, या फिर वो मर गया, वो किसके अंदर आएगा, सॉइल के अंदर, हम उसको क्या कर देंगे, डाल देंगे। फिर वहां पे क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन के अंदर जो डेड प्लांट और डेड है वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स के द्वारा उनका डिकम्पोजिशन होगा, या फिर वो क्या होंगे, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो एकदम हमारी लोअर सॉइल के अंदर, जो सबसे नीचे हमारे, जिसको बेड रॉक के आसपास बोलते हैं, जिसको हम फॉसिल फ्यूल बेड भी बोलते हैं, वहां पे वो क्या होंगे, डेड डेड रहेंगे हजारों लाखों साल तक। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जो फॉसिल फ्यूल चाहिए हमारे, क्या कार्बन का ही तो पोर्शन होता है। ठीक है, वहां से हम इसको निकालेंगे, वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स के रूप में बाहर निकालेंगे, इसको बर्न करेंगे, एटमोसफियर के अंदर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको, हमारी कार्बन साइकिल काम करती है। ठीक है, जो ब्लू कलर में आपको जो लाइनें दिख रही हैं, ये हमारी तो क्या फिक्सेशन हो रही है, और जो ऑरेंज कलर में आपको लाइनें दिख रही है, ये क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात, ये तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अब बात करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद में सोइल ऑर्गेनिक मैटर की।
ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर हमको कहाँ से मिलता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है, या फिर क्रॉप रेसिड्यूज वगैरह हो गए, ये इनसे मिलता है। ठीक है। और जो इस ऑर्गेनिक मैटर को हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसको डिकम्पोज करते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जो हमारा सोइल ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसमें हमारे पास में ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ केमिकल्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, लिग्निन, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, क्यूटीन, चिटिन्स, मेलानिन्स, सबरीन्स, पैराफेनिक, मैक्रोमोलिक्यूल्स, एज वेल एज अदर ऑर्गेनिक केमिकल प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? सोइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि ऑर्गेनिक मैटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, जब ये डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है। ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। जितने भी सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थ हैं, या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए एज ए फूड सोर्स का ये क्या करता है? काम करता है। ठीक है। फिर ये तो न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात हो गई। अब बात करते हैं वाटर डायनेमिक्स की, यानी कि पानी के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्या करता है? सोइल के अंदर वाटर इन्फिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। इवोपरेशन को डिक्रीज करता है। ठीक है। इवोपरेशन को डिक्रीज कैसे करेगा? जब सोइल के सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर होगा तो सोइल के अंदर जो वाटर उसका तो इवोपरेशन तो रुकेगा ना। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, स्पेशली इन सैंडी सोइल। देखो क्ले सोइल वगैरह है, इनके अंदर तो पहले से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन सैंडी सोइल के अंदर भी हम अगर ऑर्गेनिक मैटर लाके डालते हैं तो वहां पे भी ये क्या करेगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है। सोइल स्ट्रक्चर की बात करें, सोइल स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, रूट डेवलपमेंट को एनकरेज करता है, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, एग्रीगेशन को इम्प्रूव करता है, कॉम्पैक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है। वहां पे क्या होती है? पोरोसिटी रहती है अगर होता है तो। ठीक है। अब सोइल ऑर्गेनिक मैटर ये किस तरह से आता है? ठीक है। जो बायोलॉजिकली अगर इसको देखें तो ये क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर है। ठीक है। और सोइल प्लांट सिस्टम रिसिलियंस हमारा क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी करता है, वाटर रिटेंशन करता है, थर्मल प्रॉपर्टी में ये यूज होता है। ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, केमिकल में कटायन एक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, सोइल पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। और सोइल मिनरल्स और सोइल ऑर्गेनिक मैटर के लिए ये बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है। 1% organic matter into 15 centimeter root zone weighs about 20,000 kg per hectare। ठीक है। अब मान लो हमारे पास में 1 हेक्टर लैंड है, ये 1 हेक्टर लैंड है हमारे पास में। ठीक है। जो इसकी 15 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होगी ना, 15 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो वो इस डेप्थ में 1 हेक्टर के अंदर पूरे फील्ड का कितना होता है? 1% ऑर्गेनिक मैटर होता है। और इस 1% ऑर्गेनिक मैटर का जो टोटल वेट होता है हमारा 15 सेंटीमीटर रूट जोन के अंदर, वो होता है 20,000 kg per hectare। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सोइल ऑर्गेनिक मैटर लेवल्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डिटरमाइंड बाय द टू मेन प्रोसेसेस। ठीक है। The addition of the organic matter from the root surface residues, manures etc, and the loss of organic matter through decomposition। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मैटर हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट रेसिड्यूज से मिलता है, सरफेस रेसिड्यू, मैन्योर्स एक्सेट्रा, या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो कि सोइल के अंदर रह जाता है वहां से। ठीक है। अब इसके जो 4 मेन फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है। एक तो होता है सोइल टेक्सचर। फाइन टेक्सचर्ड क्ले सोइल्स होल्ड मच मोर देन सैंडी सोइल्स फॉर टू रीजन। तो फाइन टेक्सचर क्ले सोइल होती है वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा होल्ड कर पाते हैं एज कम्पेयर टू सैंडी सोइल्स। फर्स्टली द क्ले पार्टिकल्स फॉर्म्स बॉन्ड्स दैट होल्ड द ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड। अब जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है। इसलिए वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर पाते हैं? होल्ड कर पाते हैं। सेकेंडली द डिकम्पोजिशन अकर्स मोर क्विकली इन वेल एरिएटेड सैंडी सोइल्स। ठीक है। ए सैंडी लोम विल रेयरली होल्ड मोर देन 2% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो जहाँ पे हमारे पास में वेल एरिएटेड सैंडी सोइल है वहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो सैंडी लोम सोइल है वो ओनली करीब करीब नो दो से थोड़ा सा ज्यादा, 2 या 2 से थोड़ा सी ज्यादा परसेंटेज ही क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को वो होल्ड कर पाता है।
फिर बात करते हैं क्लाइमेट की। हायर टेम्परेचर स्पीड ऑफ द डिकम्पोजिशन, अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है डिकम्पोजिशन भी हमारा क्या होगा, तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और and in areas of high rainfall and irrigation there is more plant growth and therefore more roots residues in entering in the soil। ठीक है, यानी soil texture पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, लैंडस्केप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लैंडस्केप पे कैसे करेगा, लो पुअरली ड्रेन्ड एरियाज हैव हायर ऑर्गेनिक मैटर लेवल्स एज द रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल स्लो डाउन डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब जो हमारी लो पुअरली ड्रेन्ड एरियाज हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे जब पानी वानी ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, तो उसकी वजह से वहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या होता है, स्लो होता है, इसीलिए वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, लो स्पॉट्स ऑल्सो एक्यूमुलेट ऑर्गेनिक मैटर दैट रन्स ऑफ हिल्स एंड स्टीप स्लोप्स। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रैक्टिसेस। हम किस तरह की प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, कवर क्रॉप्स किस तरह की लगा रहे हैं, फील्ड कंडीशंस क्या है, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज क्या है, वो क्या करती हैं, हमारे रूट्स की अमाउंट्स को, रेसिड्यूज को जो सोइल के अंदर पर ईयर ईच ऐड होता है सोइल के अंदर, वो उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंटेंसिव टिलेज इंक्रीजेज द लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर हम बहुत ही ज्यादा टिलेज करेंगे तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और कैसे रिड्यूस करेगा, क्योंकि जब हम इंटेंसिव टिलेज करेंगे तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो क्या होगी, हमारी फास्ट होगी। ठीक है, in addition to changing the amount, tillage practices can also affect the depth of soil organic matter। तो tillage practices हमारी जो soil organic matter जो डेप्थ है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मैनेजिंग कार्बन इज की टू सॉइल हेल्थ, अगर हम कार्बन कंसंट्रेशन को सोइल के अंदर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे सोइल हेल्थ को इम्प्रूव करके रखता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे लगाया मैंने, आप देख लीजिए इसको। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब सोइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास में, प्लांट्स के पार्ट्स हो गए, एनिमल टिश्यूज हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, डेड रूट्स हो गए, अदर दूसरे ऐसे प्लांट के पार्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अमorphous and colloidal mixture of complex and organic substances। Only the third category of organic matter is properly referred as soil humus। ठीक है, थर्ड ऑर्गेनिक मैटर की थर्ड कैटेगरी को हम क्या करते हैं, सोइल ह्यूमस के रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, द एलिमेंट कार्बन प्लेस ए प्रोमिनेंट रोल इन द स्ट्रक्चर chemical structure of all the organic substances। The term soil organic carbons SOC जिसको बोलते हैं is often used to refer to the C component of organic matter। यानी कि soil organic carbon किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, soil organic carbon is particularly appropriate for the quantitative discussion of the soil organic matter because most method of determining soil organic matter actually measures the carbon in the material। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जितने भी मेथड होते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर कार्बन का ही मेजरमेंट करते हैं कि कितना इसके हमारे सॉइल के अंदर कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते, मान लो कि हमारे पास में पूरी सॉइल है, यहाँ पे हमारे पास में 33 to 50% हमारे पास में क्या है, एक्टिव डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, 33 to 50% हमारा स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, फिर 5% से कम हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और 10% से कम के आसपास हमारे फ्रेश रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है, अभी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो सोइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल इंजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोइल इंजन बोलते हैं। ठीक है, फिर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये हमारे पार्सली डिकम्पोज होता है, क्या होता है, पार्सली डिकम्पोज होता है। जो हमारा सोइल ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हमारा पार्सली डिकम्पोज प्लांट और एनिमल रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है, अब उसमें हमारे ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट्स भी होते हैं और अनऑल्टर्ड मटेरियल भी होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट्स भी होते हैं और अनऑल्टर्ड मटेरियल भी होते हैं।
जो अनऑल्टर्ड जो मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है, एक फूड सोर्स के रूप में काम करता है हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अब जो ट्रांसफर प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर ह्यूमिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। जो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस होते हैं ये एक ग्लू की तरह काम करते हैं, एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जो फूड और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस होते हैं वो उसके अंदर उसको हम न्यूट्रिएंट बैंक बोलते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट बैंक बफर भी हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ह्यूमस है, ह्यूमस क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल होता है, बाइंडिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है जो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसका जो ब्राउन और ब्लैक कलर होता है ये क्या करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोइल ऑर्गेनिक मैटर। ये हम देख चुके हैं, सोइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हम बायोमास होता है, ठीक है, आइडेंटिफाइबल डेड टिश्यू होता है जिसको हम डेट्रिटस बोलते हैं, नॉन लिविंग नॉन टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस के अंदर ह्यूमिक सब्सटेंस होते हैं और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस होते हैं। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस बाइंडिंग की तरह काम करते हैं, ग्लू के एजेंट की तरह काम करते हैं और एज ए फूड सोर्स भी काम करते हैं, ठीक है। सॉरी, फूड सोर्स, हाँ, फूड और एनर्जी सोर्स के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमस में हमारे पास में इनऑर्गेनिक और सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और इनऑर्गेनिक में हमारे पास ह्यूमिन हो गया, हाईली कंडेंस्ड कॉम्प्लेक्स विद क्लेस, ठीक है। और जो ह्यूमिक सब्सटेंसेज होता है ये एल्के एक्सट्रैक्ट एल्कली के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक होता है ये इसको ट्रीट हम एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं जिसका पीएच क्या होता है, करीब करीब 1 होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ह्यूमिक एसिड प्रेसिपिटेटेड हो जाता है और जो सोल्यूबल होता है वो हमारा फ्लूविक एसिड होता है, ठीक है। उसका जो फ्लूविक एसिड होता है उसका जो कलर होता है वो हमारा क्या होता है, येलो टू रेड होता है, और उसका मोलिकुलर वेट 2000 टू 550,000 के आसपास होता है। और जो हमारा प्रेसिपिटेटेड है वो हमारा क्या होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, जैसे कि वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, उसका मोलिकुलर वेट करीब करीब 3 लाख की 3 लाख होता है, ठीक है। अब ये कंपोजिशन ऑफ हमारा ऑर्गेनिक प्लांट रेसिड्यूज है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर हमारा कहते हैं 75%, यहाँ पे ड्राई मैटर 25% है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ड्राई मैटर है, जो कंपाउंड है, वहाँ पे हमारे पास में लिग्निन 20% होता है, सेलुलोज 45% होता है, हेमी सेलुलोज 18% होता है, प्रोटीन 8% होता है, अदर सब्सटेंसेस 4% होते हैं, शुगर्स एंड स्टार्च हमारे कहते हैं 5% होता है, ठीक है। और एलिमेंटल कंपोजिशन की बात करें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो कितना होता है, हाइड्रोजन होता है 8%, एस कितना होता है 8%, कार्बन 42%, ऑक्सीजन 42%। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन की बात करें यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो वो किस किस में कन्वर्ट होता है, शुगर्स में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है, सिंपल प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, क्रूड प्रोटीन्स, हेमी सेलुलोजेस, फैट्स, वैक्सेस, रेजिन्स, लिग्निन, सेलुलोज, इनके अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी देखो, जो ऑर्गेनिक मैटर है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, क्लासिफाई किया। एक होता है हमारा रैपिडली डिकम्पोज, जो शुगर, स्टार्च, प्रोटीन होता है। लेस रैपिडली डिकम्पोज, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज होता है। वेरी स्लोली डिकम्पोज, ये फैट्स, वैक्सेस, रेजिन्स, लिग्निन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, हम्म, ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को क्लासिफाई किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताया कि किस तरह से ये होता है। देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो क्या होता है, उसकी हम कंपोस्टिंग करते हैं, कंपोस्ट मैन्योर में तैयार करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, प्लांट्स में, सॉइल के अंदर डालते हैं, सॉइल में डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है। फिर यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनते हैं जो लीचिंग के थ्रू कुछ बाहर आ जाते हैं, कुछ क्रॉप के द्वारा अपटेक कर लिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ हमारी सॉइल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, बल्क डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड वाटर को इंप्रूव करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेवल को इंक्रीज करते हैं, ईसीपीए सीईसीपीएच लेवल को भी क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब वाटर डिकम्पोजिशर्स क्या होते हैं, ये हम देख चुके हैं, ये कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिस बोलते हैं। और वही हमारा क्या होता है, सॉइल फोना होता है। जैसे फ्लोरा और फोना जानते हैं ना, फ्लोरा तो हमारे पेड़ पौधे के लिए होता है, फोना हमारे एनिमल्स के लिए होता है। तो सॉइल फोना के अंदर हमारे अर्थवॉर्म, आर्थ्रोपोड्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेगमेंटेशन, कम्युनिकेशन इंक्रीजेस सरफेस एरिया, डिस्ट्रीब्यूट ऑर्गेनिक मैटर विद द सॉइल प्रोफाइल, ये काम करते हैं। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास में हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, फंगस भी होते हैं, जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, और वो प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, CO2
क्या रिलीज CO2 रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। रेस्पॉन्स और जो ये दोनों के दोनों हैं सोइल फोन और माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये हमारे बल्क रेस्पॉन्सिबल फॉर द बल्क डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के लिए हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, एक होता है असिमिलेशन, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। असिमिलेशन के अंदर तो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट्स मटेरियल इनटू द प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल, ठीक है। यानी कि सबस्ट्रेट मटेरियल को हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर कार्बन टू माइक्रोबाइल कार्बन में कन्वर्ट करवाना, ठीक है। प्रोटीन को माइक्रोबाइल प्रोटीन में कन्वर्ट कराना। मिनरलाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म। मिनरलाइजेशन में ऑर्गेनिक मैटर सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि प्रोटीन ऑर्गेनिक मैटर विल बी कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन ऑर्गेनिक मैटर वो हम सॉइल के अंदर जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। इमोबिलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। तो इमोबिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है मैटर की, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। एक होता है टेम्परेचर, एक होता है मॉइस्चर, एक होता है पीएच, ठीक है। तो माइक्रोबल एक्टिविटीज रेस्पॉन्स एक्सपोनेंशियली टू द इंक्रीज टेम्परेचर अंटिल एंजाइम्स डीनेचर, ठीक है। यानी कि जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो हमारा डिकम्पोजिशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मॉइस्चर कंटेंट हमारा क्या है, ज्यादा ज्यादा है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की आगे कम होगी, तो वहाँ पे हमारे पास में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा, डिग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है। पीएच अगर हमारा क्या 7 के आसपास है, तो जो एक्टिविटी है हमारी क्या होगी, वो अच्छी खासी होगी, और वहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन भी क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच हमारा 7 से 7.5 के आसपास में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जब डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है, तो वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स क्या क्या बनता है, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर और कुछ केमिकल एनर्जी में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द सोइल, 3 जनरल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, जब ऑर्गेनिक मैटर सोइल के अंदर होता है, तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी और कुछ अदर मेजर प्रोडक्ट्स के रूप में क्या होता है, वहाँ पे उनका वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। उन मेजर प्रोडक्ट्स में हमारे एलिमेंटल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन वाले हो गए, कुछ फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, और कुछ इमोबिलाइज्ड सीरीज ऑफ रिएक्शन भी वहां पे हमारी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी हम देख चुके हैं। The decomposition of the soluble substances when glucose is decomposed under anaerobic conditions, the reactions is under as sugar plus oxygen क्या करती है, CO2 और H2O बनाती है, ठीक है। शुगर और ऑक्सीजन एल्फेटिक एसिड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जो ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड, कुछ एल्कोहल भी बनाते हैं, एथाइल एल्कोहल्स भी यहाँ पे हमारे बनाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस डाल दिया यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पे ही हमारा क्या होता है, ये डिपेंड करता है। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारा डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का, वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कार्बन का रेशियो होगा सोइल के अंदर, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। द कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इज ऑफन यूज्ड एज ए इंडिकेशन ऑफ मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन विल वेदर विल अकर और नॉट, ठीक है। द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है, ये आप यहाँ से आपको खुद पढ़ लेना है कौन कौन सी वैल्यू होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारी दी है, राई स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, ओट, इन सब की क्या क्या होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है, ठीक है। अभी जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है, ये हमारे प्लांट्स के द्वारा क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, ठीक है। और जब ये कन्वर्ट होती है तो मिनरलाइजेशन के
वजह से क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब क्रिटिकल वैल्यूज देखते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की, तो वो हमारे पास में क्या है, जो प्लांट के द्वारा क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, वो है हमारा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होगा वहाँ पे, लेस देन 24:1। ठीक है, जब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 24:1 से कब कम होगा, जब हमारा नाइट्रोजन क्या होगा, प्लांट्स के द्वारा क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जब अगर हमारा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 24:1 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगा, लॉक्ड अप हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमोबाइल। इमोबाइल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमोबाइल। इमोबाइल मोबिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स आउट माइक्रोब्स आउट कम्पीट हायर प्लांट्स एवरी टाइम। और यहाँ पे जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, आउट कम्पीट करते हैं हायर प्लांट्स को हर समय। ठीक है, और जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल बैंक। ठीक है, यानी कि जो सॉइल क्या है वो नाइट्रोजन का बैंक है, तो माइक्रोब्स के लिए माइक्रोब्स वहां से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रोबायल माइक्रोबायल जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, माइक्रोबायल एक्टिविटी के लिए जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, जो हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल ऑर्गेनिज्म मेकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल ऑर्गेनिज्म मेकअप। तो माइक्रोबायल के लिए जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो हमारा क्या होगा, 8:1 होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देखें कि अगर हमारा 2/3 ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो कार्बन है वो हमारा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इस चीज का ध्यान रखना, जो हमारे सोइल ऑर्गेनिक मैटर का जो 2/3 पोर्शन है कार्बन का, वो लॉस्ट हो जाता है किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, सो माइक्रोब्स नीड टू इनपुट 3 times एज मच कार्बन विच इज 3 × 8:1। तो जो कि हमारा क्या है, तो माइक्रोब्स के लिए हमको कितना कार्बन नाइट्रोजन रेशियो चाहिए, वो चाहिए 24:1। ठीक है, द एक्चुअल वेरीज बाय द माइक्रोब्स टाइप एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, जो एक्चुअल रेशियो है कार्बन नाइट्रोजन का वो माइक्रोब्स के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल और उनके कार्बन नाइट्रोजन रेशियो यहाँ पे डाले हुए हैं, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी क्या स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है हमारे एफसीआई एजिंग टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो इसमें जो एफसीआई एजिंग टेक्निकल टेस्ट सीरीज है उसके अंदर हम आपको दे रहे हैं 10 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, एक डेमो टेस्ट फ्री दे रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज कवरेज है यहाँ पे। और एफसीआई जनरल जनरल एफसीआई एजीएम जनरल कैटेगरी के लिए जो जनरल ब्रांच है, जनरल पोस्ट के लिए यहाँ पे फुल लाइन टेस्ट है, 1 डेमो है फ्री। ठीक है, और टॉपिक वाइज यहाँ पे कवरेज है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, ये आपको एफसीआई के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और ये बहुत हेल्प हेल्प करने वाला। तो थैंक यू वेरी मच, सुरक्षित रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एफसीआई एग्जाम।